हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और हमने कल मैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे स्टार्ट करूँगी कि हमें कहाँ पढ़ना। आई थिंक मैंने ये बता दिया था। एस्टिमेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बता दिया था। देन ये एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन हो चुकी थी, एनालाइजिंग कंपटीटर कॉस्ट एंड प्राइस। ये सब क्या है, स्टेप्स था कि हम कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं, जो मैंने सॉरी यहाँ एक दिया था कि सेटिंग। सबसे पहले हम लोग प्राइस सेट करते हैं, डिमांड डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, एनालाइजिंग कंपटीटर कॉस्ट, प्राइस सेटिंग, प्राइसिंग मेथड, सेलेक्टिंग फाइनल प्राइस हम लोग करते हैं। तो ये है आपका पूरा टॉपिक। देन आपकी है यहाँ सेलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड। तो इसमें ना जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ना प्राइस सेट करती हैं कि हमें किस तरह का प्राइस रखना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्क्रीमिंग प्राइसिंग और पेंटरेशन प्राइसिंग होती है। उसी तरह मार्कअप प्राइसिंग होती है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग होती है, एवरीडे लोअर प्राइसिंग होती है, गोइंग रेट रिटर्न प्राइसिंग होती है। बहुत सारे टाइप की प्राइसिंग होती है। तो आपको बेसिकली आपका प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, इस हिसाब से आप क्या करते हो, प्राइस डिटरमाइन करते हो। जैसे मान लो कि आपका यूनिक प्रोडक्ट है जिसके कोई कंपटीटर है ही नहीं। जैसे एंड्रॉयड ने अपना एक मोनोपोली मार्केट में क्रिएट करके रखा है कि वो अगर कैसा भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, किसी भी तरह का वो प्रोडक्ट ला रही है, तो लोगों को ये लगेगा कि ये एंड्रॉयड मैं बोल रही हूँ, आईफोन सॉरी आईफोन। तो लोगों को लगता है कि वो बेस्ट ही होगी। एप्पल है तो उसका एप्पल का है, दैट मीन्स ये बेस्ट ही होगा। ठीक है। तो वो जो है अपना प्राइसिंग कितना भी हाई रखे, उसके एक सेंटर्ड उसके कस्टमर है जो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उस जैसे जो जो एप्पल का फ़ोन एक बार यूज़ कर लिया, उसे कोई दूसरा फ़ोन पसंद आएगा ही नहीं आएगा। अगर वो एप्पल का, जब वो एप्पल अपने फ़ोन अपडेट करेगी तो उसी को लोग खरीदते हैं, वो दूसरे फ़ोन का वेट नहीं करते हैं। दूसरा कोई और फ़ोन यूज़ नहीं करते। जैसे मान लो कि कोई रियलमी यूज़ कर रहा है, रेडमी यूज़ कर रहा है, तो वो जब अपने वर्जन को अपडेट करेगा तो वो क्या करेगा, सैमसंग पे जाएगा। सैमसंग से अपडेट करेगा तो वो वन प्लस पे आएगा, वन प्लस अपडेट करेगा देन वो एप्पल पे जाएगा। लेकिन एप्पल के बाद क्या, नहीं ना, क्योंकि उसने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी, उसका कोई कंपटीटर मार्केट में है ही नहीं। तो उस तरह का अगर कोई कंपटीटर होगा तो ऑब्वियसली वो जितना हाई प्राइस रखना चाहे रख सकता है। बट कोई अगर नया कंपनी ला रहा है मार्केट में, मानते हैं कि उसकी सारी प्रोडक्ट अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है, बट अगर वो उस चीज़ को मार्केट में लॉन्च कर रहा है तो कस्टमर उसको देखे, एज ए सैम्पल भी कस्टमर चेक करे उसको, तो उसको प्राइस अपनी लो रखनी पड़ेगी फॉर अ टाइम, जब उसका प्रोडक्ट फेमस ना हो जाए। तो ये सारी क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे कंपनी जो होती है, जो भी इंडस्ट्री होती है, अपनी प्राइस डिटरमाइन करती है। तो पहला उसका है मार्कअप प्राइसिंग। जैसे वर्ड से ही पता चलता है कि मार्कअप मतलब हम एक हाई प्राइस मार्कअप कर देते हैं मतलब कि हमने 10 रुपये में एक चीज़ को बनाया, उस पर हमने 2% का मार्किंग रख दिया, मार्जिन जिसको हम लोग बोलते हैं रख दिया, 12 रुपये में हमने उसको बेच दिया। सो दैट इज़ द मार्कअप प्राइसिंग। मतलब हम उसमें कुछ एड ऑन कर देते हैं, प्रोडक्ट का जितना कॉस्ट होता है उसके बेसिस पर हम उसमें कुछ एड ऑन कर देते हैं। सो दिस इज़ द मार्कअप प्राइसिंग। ठीक है। तो मार्कअप प्राइसिंग निकालने का यहाँ फार्मूला दिया है कि पहले यूनिट कॉस्ट निकाला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बाय यूनिट सेल। और मार्कअप प्राइस कैसे निकलता है, तो यूनिट कॉस्ट में से 1 माइनस डिजायर्ड रिटर्न ऑन सेल्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मार्कअप प्राइसिंग। देन आपका दूसरा आता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में क्या होता है कि आपने एक टारगेट डिटरमाइन किया है कि हम अगर 200 यूनिट प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इस पे हमको इतना प्रॉफिट होना चाहिए, उस हिसाब से हम उसका प्रोडक्ट का प्राइसिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है ना कि द फर्म डिटरमाइन द प्राइस दैट इल इट्स टारगेट रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने इतना इन्वेस्ट किया, 500 इन्वेस्ट किया तो मुझे कितना रिटर्न मिलेंगे, तो भाई आपको 5,000 6,100 मिलेंगे। डैट मीन्स 1,100 हमारा क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने हमने जो इन्वेस्ट किया उस पर हमारा रिटर्न होगा। सो दिस इज द टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। ऐसे वर्ड से ही पता चल रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि वर्ड को तोड़ कर पढ़ा करो, टारगेट प्लस रिटर्न प्राइसिंग। देन इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, यूनिट कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, बट्टा यूनिट सेल।
एक यहाँ ब्रेक इवन वॉल्यूम लिखा है, बट एक प्राइस होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन प्राइसिंग भी बोला जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ आपको ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नो प्रॉफिट लॉस पॉइंट। यानी कि जहाँ आपको कॉस्ट, आपने जिस प्रोडक्ट को खरीदने में जितना कॉस्ट लगाया उतना इक्वल टू आपका रिटर्न, यानी कि 100 रुपये आपको प्रोडक्ट बनाने में लगा और आपने उसको बेच के 100 रुपया ही कमाया, तो आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, उसी को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो कभी कभी ब्रेक इवन प्राइसिंग भी होता है। ऐसे यहाँ एक वर्ड आया था तो मैंने आपको समझा दिया सॉरी। परसिव्ड वैल्यू प्राइसिंग, परसिव्ड मतलब कि हम इस बेसिस पे प्राइसिंग करते हैं कि कस्टमर उसको कैसे परसीव कर रही है, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर किस नज़रिए से देख रही है, कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट कैसा है, उस हिसाब से आप करते हो प्राइसिंग, तो उसी को कहा जाता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। जैसे यहाँ दिया है, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनी नाउ बेस देयर प्राइस ऑन द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, मतलब कस्टमर के इमेज में आपके प्रोडक्ट को लेके, कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट को लेके कैसा इमेज है, उस बेसिस पे जब हम अपने प्राइस को डिटरमाइन कर देते हैं ना, उसी को परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग कहा जाता है। ठीक है, देन आगे आते हैं वैल्यू प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग मतलब आप किस तरह की वैल्यू दे रहे हो, मतलब कि कम प्राइस है डेट मीन्स इसकी वैल्यू, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ज़्यादा प्राइस है डेट मीन्स इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसी को कहा जाता है वैल्यू प्राइसिंग। तो कंपनीज डेट एडप्ट वैल्यू प्राइसिंग विन लॉयल कस्टमर बाय चार्जिंग अ फेयर लो प्राइस फॉर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो अच्छी क्वालिटी आपको अच्छे रेट पे देती है। लो प्राइस का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसने भाई उसको 100 रुपये लगा बनाने में, उसने 90 रुपये में आपको बेच दिया। नहीं नहीं नहीं, कंपनी इतना लॉस थोड़ी ना सहेगी जी। आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लोअर प्राइस में दे रही है, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में दे रही है, उसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू प्राइसिंग। एक होता है EDLP, जिसको होता है एवरीडे लोअर प्राइसिंग। हर दिन इसकी प्राइसिंग घटती बढ़ती रहती है। जैसे होता है ना कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, मॉल में जैसे ही इतना भीड़ दिखा, अरे ठीक है हर ये इस सामान पे 90% का डिस्काउंट है, यहाँ जो भी मॉल, यहाँ जो भी सामान रखे हुए हैं इस पे 90% का डिस्काउंट है, दैट इज़ द EDLP, एवरीडे लोअर प्राइसिंग। वो प्राइसिंग जो कस्टमर के भीड़ को देख के, मतलब सिचुएशंस देख के जिस प्राइसिंग को चेंज कर दिया जा सके, उसी को EDLP कहा जाता है। ऐसे मॉल वाले करते हैं, या फिर बाज़ार में ही जो फुटपाथ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो लोग इस तरह की प्राइसिंग ज़्यादा अपनाते हैं। ठीक है, फिर है गोइंग रेट प्राइसिंग। इसमें भी प्राइसिंग हमेशा चेंज होती रहती है। ये प्राइसिंग क्यों चेंज होती है? जैसे हमने EDLP बताया, उसी तरह यहाँ प्राइसिंग चेंज होती है कंपटीटर्स को देख के, यानी कंपटीटर ने अपनी प्राइसिंग कैसी रखी है उस बेसिस पे। जैसे आपने 100 रुपया रख दिया, आपको पता चला कंपटीटर 90 में ही बेच रहा है, हमने अपनी प्राइसिंग और उससे कम कर दी। फिर पता चला कंपटीटर 105 में बेच रहा है, चलो भाई कोई नहीं, हम 105 बेच रहे हैं तो हम 100 ही रखते हैं या 102 कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके। सो दिस इज द गोइंग रेट प्राइसिंग, जो चेंज होता रहा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीटर्स के बेसिस पे। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। तो ये तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो प्राइसिंग जो हम लोग ऑक्शन करके बेचते हैं। ठीक है, इसमें भी टाइप्स दिया है कि इंग्लिश ऑक्शन है। इंग्लिश ऑक्शन में क्या होता है, वन सेलर होते हैं, बहुत सारा बायर्स होता है। ठीक है, जैसे पुरानी मूर्तियों का ऑक्शन करा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खरीदने वाले बहुत है बट बेचने वाला एक ही है। फिर आपका एक है डच ऑक्शन, जिसमें एक सेलर होता है, मेनी बायर होता है, या फिर वन बायर होता है, मेनी सेलर होते हैं। सील्ड बिड ऑक्शन, जिसमें लेट वुड बी सेलर सबमिट ओनली, एक ही बिड पे आप उसकी प्राइसिंग कर देते हो। तो ये सारी प्राइसिंग हो गई। तो इस तरह से हम प्राइसिंग सेलेक्ट करते हैं, दिस सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस। बाकी इन सारे प्राइसेस के बेसिस पे कंपनी जो होती है वो फाइनल प्राइस सेलेक्ट करती है। एक है गेन एंड रिस्क शेयर प्राइसिंग, मतलब कभी कभी रिस्क के बेसिस पे हम लोग प्राइसिंग करते हैं। मतलब कस्टमर को बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है, सेलर को, सॉरी, इसलिए उसने उसकी प्राइसिंग हाई रखी है। समझे आप लोग? कस्टमर को उसके लिए रिस्क उठाना पड़ रहा है। जैसे कि हम मान लें थोड़ी देर के लिए फ्लाइट की प्राइसिंग, रिस्क है, हवा में जाके क्या होने वाला है कोई नहीं जान रहा है। रूट तो हमको कम पड़ता है जी, ट्रेन जिस रूट को ट्रैवल करती है वो लॉन्गेस्ट रूट ट्रैवल करती है, बट एयर जो रूट ट्रैवल करता है वो शॉर्टेस्ट होता है, तो हमें कम पड़ रहा है।
क्योंकि हमारा सीधा डायरेक्शन है, हमें मुड़ के नहीं जाना है कहीं भी, लेकिन फिर भी हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग गेन एंड रिस्क शेयर प्राइसिंग का, ठीक है। देन एडॉप्टिंग प्राइसिंग, अब हम लोग प्राइस अडॉप्ट करते हैं तो जोग्राफिकल प्राइसिंग के बेसिस पे देखिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारी चीज़ों को बेसिस पे यहाँ प्राइसिंग किया गया होगा। एक है आपका जोग्राफिकल प्राइसिंग जिसको हम लोग कहते हैं कैश काउंटर ट्रेड और बार्टर सिस्टम। तो इसमें क्या है, बार्टर है, कंपेंसेशन डील है, बाईबैक अरेंजमेंट है, ऑफसेट। आई थिंक मैंने अपने किसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, केवल इसी को एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखिएगा। बट तब तक हम ये चलते हैं, बार्टर सिस्टम तो आप सबको पता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, केवल गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हमारे पास वो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके नीड्स को फुलफिल कर सकता है और आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है, तो हमने ना एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। फिर होता है कंपेंसेशन डील। कंपेंसेशन डील में देखिए क्या होता है, सेलर कुछ जो होता है अमाउंट पेमेंट एज अ कैश रिसीव करता है और कुछ एज अ गुड्स रिसीव करता है। अब कैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर प्लेन सोल्ड करती है ब्राज़ील को, वो क्या करती है 70% कैश में लेती है, और ब्राज़ील के पास चूंकि कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, कॉफ़ी 30% कॉफ़ी ले लेगी। बाईबैक अरेंजमेंट में भी वही है, इसमें भी आप क्या करते हो कि समथिंग परसेंटेज लेते हो। इसमें क्या होता है, देखो सेलर कोई चीज़ सेल किया, अब मतलब इजी लैंग्वेज समझो, हमने रॉ मटेरियल सेल किया, जिसको हमने सेल किया उसके पास टेक्नोलॉजी है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, तो हम उससे पैसा कुछ ले रहे हैं और कुछ हम बोल रहे हैं कि उस फिनिश्ड गुड्स को बना के हमें दे दो। ऑफ कंपेंसेशन डील और बायबैक एग्रीमेंट यही अंतर है, दोनों में हम कुछ परसेंटेज कैश कुछ परसेंटेज गुड्स लेते हैं, लेकिन कंपेंसेशन डील में हम गुड्स कोई दूसरा गुड्स लेते हैं, वो गुड्स नहीं लेते हैं जो हम उसको दे रहे होते हैं। बट बाईबैक अरेंजमेंट में हम वो गुड्स लेते हैं जो हमने उसका एज रॉ मटेरियल्स दिया है और वो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें देगा, ठीक है। ऑफसेट का मतलब पूरा अमाउंट हम लोग फुल कैश में रिसीव करते हैं, उसको ऑफसेट कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करना, क्योंकि लोग कमेंट ही नहीं करते हैं यार, पता ही नहीं चलता कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ क्या कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बहुत बताना। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आई थिंक एक और क्लास लगेंगे, एक दो और क्लास लगेंगे, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ थोड़ी सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो यार, कम से कम 500 तो हो जाए तो लगे कि हाँ मैं कुछ तो कर रही हूँ। ऐसे मुझे लगता है कि मैं फालतू ही ऐसे बकते जाती हूँ यूट्यूब पे जिसको सुनने वाले कोई नहीं है। ओके कोई नहीं, ओके ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।